अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं और इसका सब्जेक्ट है फिजिक्स। आज हम फिजिक्स का टॉपिक करेंगे टॉपिक 2.5 विच इज इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। स्टूडेंट्स ध्यान से इस टॉपिक को देखिएगा। बहुत से स्टूडेंट्स इसको आसान समझ के फॉरगेट कर देते हैं, इसको ये समझते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है एग्जामिनेशन में, या हमें आता है क्योंकि हमने मैट्रिक में पढ़ा होता है। तो ऐसी बात नहीं है, इसमें चेंजिंग है। आज हम इसको इस नज़र से इस तरह भी देखेंगे कि इसमें चेंजिंग ऐसी क्या क्या है जो मतलब मैट्रिक से डिफरेंट है। वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की आपको वीडियोस हर दफ़ा मिलती रहें। सो स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक हमारा क्या है 2.5 इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। अच्छा तो स्टूडेंट्स देखें इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, पहले समझते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है तवाज़न, बराबरी। ऐसे देख लो, आपने ना मैट्रिक में अक्सर पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम इसे कहते हैं जब कोई भी जिस्म जो है वो साकन हालत में पड़ा हो, रेस्ट में पड़ा हो और उसके ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस जो हैं वो जीरो हो जाएं। मतलब फोर्स उसके ऊपर समझें कि वो जीरो, कोई काम ही नहीं उसके ऊपर कोई फोर्स कर रही, तो ऐसा जिस्म आपका क्या कहलाएगा? आपका इक्विलिब्रियम की पोजीशन में, इक्विलिब्रियम की हालत में कहलाएगा ऐसा जिस्म। बिल्कुल ठीक है, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपका ये कंसेप्ट थोड़ा सा मजीद उसको एलेबोरेट करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम दो तरह के अजसाम को एक्सप्लेन करता है। इक्विलिब्रियम दो तरह के अजसाम को आपको एक्सप्लेन करता है, एक जो रेस्ट में हो और दूसरे जो आपके मोशन में हो। अब देखें स्टूडेंट्स, रेस्ट में पड़े हुए जितने भी जिस्म है ना वो आपके क्या कहलाएंगे? इक्विलिब्रियम में है। लेकिन कब? अब ऐसे तो नहीं ना हम कह सकते कि भाई हर चीज जो रेस्ट में पड़ी हुई है वो इक्विलिब्रियम में है। नहीं, उसके ऊपर दो कंडीशन आपने लाजमी अप्लाई करनी है। क्या? हाँ, अगर एक जिस्म रेस्ट में है, रेस्ट में हो, नंबर वन, उसके ऊपर जितनी भी फोर्स अप्लाई करें वो जीरो आए। नंबर वन, इसके ऊपर जितनी भी फोर्स अप्लाई करें, नेट फोर्स जो आपकी है वो आए जीरो। और दूसरा याद रखिएगा एक बात, इसका एक्सेलरेशन जो है ना वो भी हो क्या? जीरो। मतलब इस बॉडी के अंदर कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो ही ना। तो आप क्या कहोगे? फिर आप कहोगे कि हाँ ये जिस्म जो है वो मेरा किस में है? रेस्ट में है। मिसाल से इसको ना जरा एक्सप्लेन करते हैं। देखें, आपने अक्सर ये एग्जांपल सुनी होगी, आपके टीचर्स भी आपको बताते हैं कि टेबल के ऊपर ना एक बुक पड़ी हुई है, तो वो बुक जो है वो आपकी इक्विलिब्रियम में है। कैसे? क्योंकि देखो टेबल के ऊपर आपने बुक रख दी, बुक जैसे टेबल के ऊपर रखोगे, बुक के ऊपर जो फोर्स है, बुक जो फोर्स अप्लाई करेगी वो अपवर्ड अप्लाई करेगी कि डाउनवर्ड? वो डाउनवर्ड अप्लाई करेगी। उसके ऊपर बुक जो टेबल के ऊपर आपने रखी हुई है वो फोर्स जो लगाएगी वो डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी। और याद रखिएगा, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ है। और टेबल भी आपकी एक रिएक्शन, टेबल भी तो अपना रिएक्शन शो करेगा ना, अपना रद्द अमल देगा ना। तो टेबल जो फोर्स लगाएगा आपके ख्याल से वो डाउनवर्ड लगाएगा कि अपवर्ड लगाएगा? याद रखिएगा हमेशा ऑपोजिट रिएक्शन होता है, इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। याद आई आपको वो डेफिनेशन जो आपने 9th ही क्लास में पढ़ी हुई है मैट्रिक में? तो टेबल फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, बुक फोर्स लगाएगी नीचे की तरफ। अब ऊपर की तरफ टेबल ने फोर्स लगाई तो वो होती पॉजिटिव, नीचे की तरफ फोर्स लगाई वो होगी नेगेटिव। अब यहां से फोर्सेस हो गई जीरो, तो आपका जिस्म जो है वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होगा। और बहुत से स्टूडेंट इसको ये अंडरस्टैंड नहीं करते कि कैसे फोर्सेस जीरो कैसे हो गए। याद रखिएगा, बुक जो फोर्स लगा रही है डाउनवर्ड नीचे की तरफ उसका मैग्नीट्यूड, और टेबल जो फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ उसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इस वजह से सेम मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, इस वजह से वो प्लस माइनस होंगे, प्लस माइनस आपस में कटेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका? जीरो। नंबर वन, इसका मतलब हमने ये देख लिया कि फोर्स के ऊपर आपका अगर आपकी नेट फोर्स जीरो हो जाए तो रेस्ट में पड़ा हुआ जिस्म आपका क्या कहलाएगा? आपका कहलाएगा इक्विलिब्रियम की पोजीशन में। लेकिन एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए, याद रखिएगा। अब एक मुझे बात बताओ, अब इस एग्जांपल को ना ऐसे देखते हैं, ये मेरे हाथ में बोर्ड मार्कर है,
मैंने हथेली के ऊपर इसको रखता हूं, अगर तो मैं इसको ना पाम के ऊपर ऐसे रखता हूं ना, तो याद रखें मैंने इसको पाम के ऊपर ऐसे रखा तो इसने डाउनवर्ड एक फोर्स लगाई, मेरे पाम ने अपवर्ड फोर्स लगाई, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इस वजह से ये मेरे पाम के ऊपर जो है बोर्ड मार्कर ये ठहरेगा किस में, रेस्ट पोजीशन में ये खड़ा हो जाएगा या इसके ऊपर स्टे कर जाएगा। इस वजह से आप इसको कह सकते हो कि ये आपका क्या है, ये आपका इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है यहाँ पे। अब दूसरी चीज देखो, अब यहाँ पे इसका जो एक्सेलरेशन है ना, ये सेकंड चीज, एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है। अब एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, एक्सेलरेशन को आप इस तरह एक्सप्लेन कर पाओगे, मैं इसी एग्जांपल को ऐसे देखता हूँ, यही मेरे पास बोर्ड मार्कर है, ये मेरा पाम है, मैंने अब इसको ऐसे रखने की बजाय ना मैं कहता हूँ ये ऐसे खड़ा हो। अब ये खड़ा होगा ना, जब खड़ा होगा मेरी पाम जो मेरी हथेली है वो तो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, ठीक है, अपवर्ड फोर्स लगा रही है। अब देखते हैं क्या ये ऐसे बोर्ड मार्कर नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, तो मैं इसको ऐसे रखूं खड़ा करूं ना, तो मैं इसको छोड़ू तो ये कभी राइट तरफ को झुकेगा, कभी ये लेफ्ट तरफ को झुकेगा, कभी सामने की तरफ गिरेगा, कभी पीछे की तरफ गिरेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये नहीं ठहर रहा, ये हथेली के ऊपर नहीं ठहर रहा। उसकी वजह क्या है कि ये जो फोर्स लगा रहा है ना, वो फोर्स हमें एग्जैक्टली मैयर नहीं है कि ये डाउनवर्ड, ये तो पता चल गया कि अगर तो ये डाउनवर्ड की तरफ फोर्स लगाता ना, नीचे की तरफ फोर्स लगाता, तो इसने हथेली के ऊपर ठहर जाना था। ये कभी राइट तरफ फोर्स लगा देता है, कभी लेफ्ट तरफ फोर्स लगा देता है, कभी ये आगे की तरफ फोर्स लगा देता है, कभी पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, इस वजह से ये ठहरता नहीं है, ठीक है। अब ये जो कभी राइट की तरफ झुकता है, कभी लेफ्ट की तरफ झुकता है, कभी आगे की तरफ, कभी पीछे की तरफ, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। एक्सेलरेशन एक बॉडी तब प्रोड्यूस करती है जब वो एक जगह पे स्टे ना करे, जब वो कभी राइट तरफ जाए, कभी लेफ्ट तरफ जाए, कभी आगे की तरफ, कभी पीछे की तरफ। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी चूंकि जीरो नहीं है, तो यहाँ पे फोर्सेस भी चूंकि जीरो नहीं है, इस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि पाम के ऊपर अब जैसे आप इसको बोर्ड मार्कर रखोगे तो ये आपका इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जब भी रेस्ट की हालत में आपने देखना है कि इक्विलिब्रियम, एक जिसम मेरा रेस्ट में पड़ा हुआ है तो वो क्या इक्विलिब्रियम में है, तो दो चीजों को मद्देनजर आपने लाजमी रखना, गौर से देखना है, उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस अप्लाई होंगी, जिस मर्जी डायरेक्शन से फोर्सेस अप्लाई हों, उनका रिजल्ट जीरो निकलना चाहिए। और दूसरा, उसके ऊपर उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड जो अब 11th क्लास में ये टॉपिक आपका ये कंसेप्ट आ जाता है कि इक्विलिब्रियम जो है वो मूविंग बॉडी यानी कि मोशन में पड़े हुए जिस्म के अंदर भी हो सकता है इक्विलिब्रियम। वो कैसे, देखो इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं, मिसाल के तौर पर देखो ये मेरे पास एक कार है, अब ये रोड पे चल रही है, ठीक है, रोड के ऊपर ना मैं कार को लेके जा रहा हूं, अब मैंने ना बिल्कुल स्ट्रेट रोड है मेरा, मैं उसके ऊपर कार को चला रहा हूं, बिल्कुल उसके अंदर स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्पीड है और उसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म मैंने रखी। चलें इसको ऐसे समझते हैं, कार को मैं रोड के ऊपर लेके जा रहा हूँ, उसके अंदर जो मेरी वेलोसिटी है ना वो यूनिफॉर्म है, एक जैसी है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप स्टूडेंट्स को पता है 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है, तब होती है जब एक चीज के अंदर, जब हरकत करती हुई जिस्म के अंदर जब यूनिफॉर्म स्पीड हो तो उसके अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है इस कार, ये जो कार है मेरी, ये जब तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहेगी ना स्टूडेंट, ये याद रखने मेरे वर्ड्स, जब तक ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहेगी ये कार, इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो अगर इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा तो ये किस में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाएगी, चाहे ये चल ही रही है। मैंने क्या बोला कि ये कार जो है जब तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहेगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा, या तो मैं इस कार को ब्रेक लगाऊं, स्टॉप करने की कोशिश करूं, या स्पीड अप करने की कोशिश करूं, या राइट तरफ टर्न करूं, या लेफ्ट तरफ टर्न करूं, तो इससे मेरा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो अगर मेरा एक्सेलरेशन मैंने प्रोड्यूस किया ही नहीं या मैं करना चाहता ही नहीं, तो जब तक मेरा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा ना, तब तक ये मेरी कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत करेगी, और जब तक ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत करती रहेगी, मूविंग करती रहेगी, तब तक ये मेरी कार क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में कहलाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन में कहलाएगी। आपने ये तो देख लिया कि ये सेकंड कंडीशन जिसमें हमने ये कहा कि किसी जिस्म में होनी चाहिए क्या, एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब है मूविंग बॉडी में भी एक्सेलरेशन आपका क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन मूविंग बॉडी में भी क्या होना चाहिए, मोशन की हालत में भी पड़ा हुआ जिस्म क्या होना चाहिए, जीरो, उसमें भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। अच्छा अब ये देखते हैं, क्या रेस्ट, जैसे रेस्ट अजसाम में आपकी नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, क्या मूविंग मूविंग करते हुए जो बॉडी है यानी कि मूविंग हरकत करते हुए जो जिस्म है उसमें भी नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, जी बिल्कुल, इसमें भी नेट फोर्स जीरो होंगी, इसमें भी नेट फोर्स जीरो होंगी। कैसे, अब ये समझो, गाड़ी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मैं चलाई जा रहा हूं, अब गाड़ी मेरी
गाड़ी जो फोर्स लगा रही है, गाड़ी के ऊपर ताकत लगी तो गाड़ी मूव की ना, गाड़ी ने फोर्स लगाई आगे की तरफ, आगे से हवा फोर्स लगाएगी गाड़ी को पीछे की तरफ। अब यूनिफॉर्म मेरी वेलोसिटी है, तो मैंने गाड़ी ने जो फोर्स लगाई, गाड़ी पर जो फोर्स लगी आगे की तरफ और हवा की जो फोर्स है पीछे की तरफ, दोनों का रिजल्ट जीरो है। क्यों? क्योंकि मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत कर रहा हूं। तो जब दोनों का जो सम है वो जीरो हो जाएगा, तो याद रखिएगा उनकी नेट फोर्स जो होगी, उनको प्लस करने से जो सम आएगा, जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो भी जीरो आएगा। इस वजह से मूविंग करते हुए अजसाम भी इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। कब तक? जब तक वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत करें, या आप ऐसा कह सकते हैं जब तक उनके अंदर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो आपने ये अब अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब देखते हैं इसकी ना दो टाइप्स, इक्विलिब्रियम की ना दो टाइप्स होती हैं। अभी हम मेन टॉपिक के ऊपर नहीं अभी तक हम आए। इक्विलिब्रियम की ना दो टाइप्स होती हैं। आपकी नंबर वन जो टाइप होती है वो होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और दूसरी होती है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब देखें, स्टैटिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? वो इक्विलिब्रियम जो रेस्ट में पड़े हुए, जो साकन हालत में पड़े हुए जिस्म के अंदर पैदा होना, उसको आप क्या कहोगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ऐसा इक्विलिब्रियम जो रेस्ट में पड़े हुए जिस्म के अंदर पैदा हो, तो रेस्ट में पड़े हुए जिस्म के अंदर एक्सेलरेशन जीरो, रेस्ट में पड़े हुए जिस्म के अंदर नेट फोर्सेस जीरो, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को आप क्या कह सकते हो? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ऊपर से ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो बिल्टअप होता जाए नीचे की तरफ। अब देखो, डायनेमिक इक्विलिब्रियम किसे कहोगे? ऐसा इक्विलिब्रियम जो कि प्रोड्यूस होए किस में? मोशन में, हरकत करते हुए जिस्म में अगर कोई आपका इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस हो रहा है, तो हरकत करते हुए जिस्म में इक्विलिब्रियम कब प्रोड्यूस होगा? जब उसके ऊपर एक्सेलरेशन जो है वो जीरो, यानी कि उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसके अंदर रहे। और दूसरा, उसके ऊपर अप्लाई करने वाली फोर्सेस, उसके ऊपर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस, उनका रिजल्ट भी जीरो आए। तो याद रखिएगा आपकी वो इक्विलिब्रियम क्या कहलाती है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इस तरह आप कह सकते हो। स्टैटिक इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? वो तमाम बॉडीज जो रेस्ट में एक्सेलरेशन रेस्ट में है और रेस्ट में पड़े हुए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही हैं, आप ऐसे रेस्ट में पड़े हुए जितने भी बॉडीज हैं वो आपका इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस कर रही हैं, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को आप बोलोगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और वो तमाम बॉडीज या वो तमाम अजसाम जो मोशन में, हरकत में रहते हुए इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को आप क्या कह सकते हो? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा मेन जो टॉपिक था वो था इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज। मतलब इक्विलिब्रियम आए तो सही, लेकिन फोर्सेस की वजह से, अभी तक हमने ना एक्सप्लेन, मैंने आपको फोर्सेस ओरली समझाने की कोशिश तो की है कि फोर्सेस इस तरह जीरो आती हैं, लेकिन अब हम इसकी कंडीशन से पढ़ेंगे। आपको पता है इसकी फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशंस होती हैं। तो आज हम इस टॉपिक के अंदर जो रिलेट करती है वो आपकी करती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब हम उसके जरिए इस होल कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो यहां पे लिख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहलाती है? ध्यान से समझिएगा। पहली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये कहलाती है कि अगर किसी भी जिस्म के ऊपर, चाहे वो जिस्म रेस्ट में हो, चाहे वो जिस्म मोशन में हो, तो किसी भी जिस्म के अंदर पैदा होने वाली या उस जिस्म के ऊपर अप्लाई होने वाली तमाम फोर्सेस, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, जितनी भी फोर्सेस हो, उनका रिजल्ट जीरो आए ना, उनको सम अप करें तो जीरो आए रिजल्ट, तो ऐसी ऐसी ऐसे ऐसा जो इक्विलिब्रियम होगा वो इक्विलिब्रियम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को मीट करेगा, यानी कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर वो आएगा। ठीक है, तो यहां पे ये लिख लेते हैं, व्हेन सम ऑफ ऑल वेक्टर, वेक्टर क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। व्हेन सम ऑफ ऑल वेक्टर फोर्सेस इज जीरो, तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि अब जो हमारा जिस्म है ना, चाहे वो रेस्ट में है चाहे वो मोशन में है, अब हमारा जो जिस्म है ना वो किस में है जी? वो इक्विलिब्रियम की पहली हालत में है, इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन में है। तो अब देख लेते हैं कैसे। अब वही एग्जांपल ले लेते हैं बुक वाले की। ये देखिए, ये टेबल है या उसके ऊपर ऐसे बुक पड़ी हुई है, तो बुक जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन लगा रही है, वो डाउनवर्ड आपकी फोर्स लगा रही है, तो यहाँ पे क्या एफ है आपका?
डाउनवर्ड, नेगेटिव एफ है, ठीक है ना। और जो टेबल है वो अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पे आपका एफ क्या पॉजिटिव है, और पॉजिटिव ने एफ और नेगेटिव एफ आपस में कटेगा तो ये रिजल्ट क्या प्रोड्यूस करेगा, जीरो। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो मेरा इक्विलिब्रियम है वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को मीट करता है, फॉल करता है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें ये कहती है कि इक्विलिब्रियम आए, कब आए, जब आपकी तमाम फोर्सेस जो हैं जो एक बॉडी के ऊपर लग रही हैं, चाहे वो 2 हैं 3 हैं, उनका रिजल्ट जीरो होना चाहिए, उनका सम जीरो आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आपने ये रेस्ट में देख लिया। अब हम इसको ये देखते हैं कि हरकत करते हुए जिस्म में ना, मोशन में पड़े हुए जिस्म में, उसमें हम कैसे ये देखेंगे कि उसके ऊपर जो फोर्सेस हैं वो उनका जो सम है वो जीरो है भी कि नहीं। अब इसको देखो, इसको हम ऐसे एग्जांपल, पहले वो जर्नल से वही एग्जांपल ड्रॉ कर लेते हैं कि मेरे पास ये गाड़ी है, ये मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी को मैं ऐसे रोड के ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये गाड़ी जो है वो सामने की तरफ, हम ऐसे लिख लेते हैं इसको कि गाड़ी जो है वो लेफ्ट की तरफ क्या कर रही है, लेफ्ट की तरफ एक फोर्स लगा रही है, ठीक है ना। तो और हवा आगे से पड़ रही है, हवा पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है, राइट की तरफ एयर। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो दोनों फोर्सेस हैं, एक एफ पॉजिटिव है एक एफ नेगेटिव है, तो अब ये दोनों आपस में कटेंगी तो आपके जो फोर्सेस का रिजल्ट आएगा वो जीरो रिजल्ट आएगा। इस वजह से ये क्या है, ये जो बॉडी भी है ये भी आपका फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फुलफिल कर रही है। अब लेकिन ऐसे तो नहीं ना, अगर हम इसको ना, हमने क्या देखना है, हमने अक्सर वेक्टर, क्योंकि फोर्स हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को हमने, वेक्टर प्रोडक्ट को हमने जितना भी एक्सप्लेन किया है वो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्लेन किया है ना, मतलब 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्लेन किया है। तो आपको वहां पे बुक वाला एक चीज कहता है ये जो नेट सम, जो सम है ऑल फोर्सेस का, जो कि जीरो के इक्वल होना चाहिए, याद रखिएगा ये तमाम फोर्सेस कोप्लेनर के अंदर आनी चाहिए। अब ये कोप्लेनर क्या है, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इसको देखते हैं कि आपका जो है मोशन में करते हुए जो आपके बॉडीज जो हैं वो मोशन में जो हैं, तो क्या वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर उनका देखा जाए तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या उनके ऊपर जो अप्लाई होने वाली फोर्सेस हैं उनका रिजल्ट जीरो आता है? आता है तो कैसे आता है, अगर नहीं आता तो वो कैसे नहीं आएगा, ठीक है। तो देखें, आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है 2 डायमेंशनल, एक होता है 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं, और 3 डायमेंशनल को हम स्पेस कहते हैं। तो आपका बुक वाला ये कहता है कि आपकी फोर्सेस जितने भी हैं जिनका रिजल्ट जीरो आएगा, जिनको सम अप करेंगे तो जीरो आएगा, वो फोर्सेस आपकी कोप्लेनर होनी चाहिए, कोप्लेनर में लाई करनी चाहिए। अब ये कोप्लेनर क्या है, एक वर्ड है कोप्लेनर, प्लेनर, प्लेनर किससे निकला है, प्लेन से। तो इसका मतलब है आपका जो सिस्टम होगा कोऑर्डिनेट वो 2 डायमेंशनल होगा, ऐसे होगा, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो याद रखिएगा, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर एक बॉडी के ऊपर, चाहे वो बॉडी रेस्ट में है चाहे वो बॉडी मोशन में है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर एक बॉडी के अंदर फोर्सेस लग रही हैं और उनका रिजल्ट जीरो आ रहा है, तो याद रखिएगा वो फोर्सेस जो हैं वो किस में आएंगी, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में आएंगी, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, ये देखें यहाँ पे फर्ज करें मैं ले लेता हूँ गाड़ी है, ये मेरे पास ऐसे कार है। अब कार के ऊपर एक्स एक्सिस पे जितनी भी फोर्सेस लगेंगी उसको मैं क्या बोलूंगा, एफ एक्स, और वाई एक्सिस के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लगेंगी उसको मैं क्या बोलूंगा, एफ वाई, ठीक है। अब ये एफ एक्स जो एक्स एक्सिस के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो है एफ एक्स, और ये आपको पता है ये हमेशा जीरो होंगी। क्यों, क्योंकि इनका जो, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर जितनी भी फोर्स लगेगी वो भी जीरो होगी। क्यों, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसके अंदर एक्सेलरेशन हमने प्रोड्यूस होने नहीं दिया, और वाई एक्सिस के ऊपर जितने भी फोर्स लगेंगी उनका सम भी जीरो होगा। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो एफ इज इक्वल टू एफ एक्स जीरो प्लस एफ वाई भी जीरो, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास जो नेट फोर्स आ गई है, जो हमारे पास नतीजे में जो हमारे पास फोर्स बनी है उसका रिजल्ट जीरो आया। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फुलफिल कर रहा है। अच्छा, अब आप बहुत से स्टूडेंट ये सोचते होंगे कि ये क्या हुआ, एक्स एक्सिस के ऊपर फोर्स आ गई एफ एक्स, वाई एक्सिस के ऊपर फोर्स आ गई एफ वाई, और आप ये कह रहे हैं कि एफ एक्सिस के ऊपर जितनी भी फोर्स है वो जीरो है और वाई एक्सिस के ऊपर भी जितनी भी फोर्स है वो जीरो है। तो सर ये कैसे, ये कुछ बात समझ में नहीं आई। तो इसको देखो इस एंगल से, ऐसे देखो इसको, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ये आपका होता है वाई पॉजिटिव, ये होता है एक्स नेगेटिव, ये होता है वाई नेगेटिव, ऐसा ही है। तो इसको आप यहां तक अगर रहने दो ना, अगर आप यहां से इसको ऐसे ऐसे यहां पे हाथ रख लो, तो ये आपका क्या बना, यहां तक आपका क्या बनता है, ये ऐसे आपका क्या बनता है, प्लेन बनता है, इसको हम प्लेन में कहते हैं।
ठीक है ना। तो इस प्लेन के अंदर जितनी भी फोर्सेस अप्लाई करेंगी ना, इस प्लेन के अंदर जितनी भी फोर्सेस अप्लाई होंगी उसको आप कोप्लेनर कहोगे। मतलब ये जितनी भी फोर्सेस अप्लाई होनी चाहिए वो इसके अंदर अप्लाई होनी चाहिए। अब ये थी मेरे पास ऐसे गाड़ी थी, गाड़ी मूव ऑन कर रही थी। अब गाड़ी एक्स एक्सिस के ऊपर मूव ऑन हुई, इधर को मैंने गाड़ी के ऊपर फोर्स लगाई, पॉजिटिव एक्स के ऊपर फोर्स लगाई, तो ये एफ एक्स क्या आया, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव एक्स के ऊपर फोर्स लगाई तो गाड़ी ने आगे की तरफ मूव करना है ना, तो गाड़ी आगे की तरफ मूव करेगी तो गाड़ी तो जाएगी नेगेटिव एफ एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये आएगा एफ एक्स नेगेटिव। अब देखना, अब क्या हुआ, एक और फोर्स लगाई वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, तो एफ वाई आ गया पॉजिटिव। एक नीचे से फोर्स लगी ऊपर की तरफ, तो वो आ गया एफ वाई यहाँ पे आया एफ वाई सॉरी पॉजिटिव ऊपर, और यहाँ पे आया एफ वाई नेगेटिव। अब देखो एफ एक्स पॉजिटिव और एफ एक्स नेगेटिव, ये भी आपस में कट गए, एफ वाई पॉजिटिव और एफ वाई नेगेटिव ये भी आपस में कट गए, तो मुझे बताओ बाकी आपके पास फोर्सेस क्या बचती हैं, जीरो ही बचती हैं ना। तो इस वजह से अगर आपकी गाड़ी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस चाहे वो एक्स एक्सिस पे लग रही हैं वो भी जीरो हो जाएंगी, और चाहे वो वाई एक्सिस के ऊपर लग रही हैं वो भी जीरो हो जाएंगी। ये कब जीरो नहीं होंगी, जब आपके गाड़ी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, जब आपकी गाड़ी ने राइट तरफ टर्न ले लिया या लेफ्ट तरफ टर्न ले लिया, या आपकी गाड़ी को आपने स्लो कर लिया या आपकी गाड़ी की स्पीड अप आपने तेज कर ली, ठीक है, तब ये आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये आपका चेंज हो जाएगा, आपकी गाड़ी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने की वजह से तब आपकी गाड़ी इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो आप ये होल टॉपिक को यहां तक आपका फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, या आप इसको टॉपिक 2.5 भी कह सकते हैं जो कि इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, यहां तक आपका कंप्लीट हो जाता है। इसको अच्छे से समझिएगा, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क, फिर आपका ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखना, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।